तो बड़ी खूबसूरत सी जगह है ये और बड़ी हिस्टोरिकल जगह है। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम, 3 मूर्ति भवन। फ़ोन ही आ गया एक का तो। नेहरू जी रहते थे यहाँ पे, उससे पहले CNC रहते थे और अब हमारे भाई रहते हैं यहाँ। तो नेहरू के डायरेक्ट उत्तराधिकारी अर्जुन सिंह कादन। कैसा फील हो रहा है? बढ़िया है, मतलब अच्छी जगह, अच्छी जगह। मतलब इट्स एन इंस्टीट्यूशन, और इस इंस्टीट्यूशन के अंदर वो वज़न भी फील होता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, जिस तरह का काम हुआ है, शोध हुआ है, जिस तरह की किताबें यहाँ से निकली हैं। इनफैक्ट मैं आर्ग्यू करूँगा कि पूरे देश के अंदर ना जो भी लोग हु हैव अचीव्ड सम मेटल इन एकेडेमिया, आर्ट सोशल साइंसेज के अंदर, वो यहाँ से होकर ज़रूर निकले हैं। इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स के अंदर जो विक्रम संपत जी ने वो लिखी है ना, वीर सावरकर, वो भी यहाँ पर फेलोशिप के दौरान ही लिखी थी। वेल रिसर्च्ड बुक है। रिमार्केबल बुक है। तो इंस्टीट्यूशन के साथ उसकी लेगेसी, वो सारी चीज़ें हैं जो इस संस्थान को स्टैंड अपार्ट करवाती हैं। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि इसे प्रांगण के अंदर बैठ के मेरे को लिखने का मौका मिलता है। तो कुछ पहली सोचने का किताब मौका भी तो यही लिखी थी, यही से कर रहे थे तब आप? नहीं, पहली किताब में यहाँ पर बेसिकली उस टाइम पे मैं लाइब्रेरी में था। तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आया था, बुक्स रिसर्च करने के लिए आया करता था। अभी मैं यहाँ पर एज ए रिसर्चर यहाँ पर इन्वॉल्व हूँ। पहली किताब के टाइम पे बहुत सारी किताबें यहाँ पे मिली थी, उसी के नतीजा है कि अपॉर्चुनिटी मिली मुझे में। मतलब वो एवरीथिंग दैट यू डू स्टैंड्स ऑन व्हाट यू डन बिफोर ना। तो पहले कोई किताब लिखी थी, उस वजह से इस स्टैंडिंग पे आ गया कि यहाँ पर आकर ये रिसर्च कर सकूँ। तो वो सारी चीज़ें ज़रूर हैं, अच्छा है। तो अब क्या करवा दिए हरियाणा में? ये उल्टे लटकू करवा दिए। आग सही कट गए सीधे। नहीं देखो, ये तो हरियाणवियों ने किया है। और जो भी किया है ना, मतलब सही गलत तो क्या ही है, जो हरियाणवियों ने कर दिया वो हो गया। क्योंकि आप ये देखो ना, जब ये 10 में से 5 आई थी तब भी तो ऐसा ही सरप्राइज़ था। जब लोकसभा चुनाव के अंदर, मेरे ख्याल से याद है मुझे, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, प्रतिष्ठान सेरेमनी हुई थी ना जनवरी में, राम मंदिर की 22 जनवरी को, तो मुझे याद है कि तभी सभी लोगों ने, हरियाणवियों का पूरे देश ने डिक्लेयर कर दिया था कि इस बार सबसे बड़े मैंडेट से आएगी भाजपा पार में, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ सिविलाइजेशनल बैटल। तो वो सिविलाइजेशनल बैटल के अंदर कितने लोग आए हैं, कितने गए हैं, कितनी जनरेशन्स ने लड़ाई लड़ी है, कितनी संगठनों ने, कितनी संस्थानों ने लड़ाई लड़ी है। तो जब वो हुआ था तो इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ सिविलाइजेशनल विक्ट्री। एंड जब वो हुआ, वो इतना बड़ा, मतलब इट्स अ जनरेशन सिविलाइजेशनल मोमेंट रहा है कि वह पूरे देश से जितने भी हुज हू थे सब वहाँ पर पहुँचे थे। तो मेरे ख्याल से तभी लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई इस बार तो भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक के सबसे बड़े मैंडेट से पावर में आएंगे। इलेक्टोरेट ने सरप्राइज़ कर दिया, ठीक। एंड आई थिंक उसी तरह का शौक यहाँ पर भी मिला, और एक स्वीट शौक है। बीजेपी तो मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी विद दिस, क्योंकि मुझे याद है शायद चुनाव से 1-1.5 महीना पहले बीजेपी ऑल्सो माइट नॉट बी एंटिसिपेटिंग कि इतने सारे सीट्स में जीत मिलेगी, पर ये किया, ये हुआ। और वो कौन बोलते हैं, सैम पिट्रोडा ने बोला था ना, हुआ तो हुआ। तो अच्छी चीज़ हुई, सैम दादा, सैम तो बाबा। अच्छा हुआ, अच्छा रिज़ल्ट रहा। इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त हुआ। आपने इन रीसेंट टाइम्स इतना एक्टिव, इतना चार्ज अप इलेक्शन आपने कांग्रेस की तरफ से नहीं देखा होगा, और बीजेपी की तरफ से इससे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इलेक्शन आपने नहीं देखा होगा। तो इफ़ यू आर टू अंडरस्टैंड, जो भी आपके व्यूअर्स में जो इलेक्शन रणनीति के में रुचि रखते होंगे, तो उसके अंदर कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ना, कि आप पहले तो सोच नहीं रहे कि भाई आपके इतनी सीट्स आ सकती हैं, और फिर जब रिज़ल्ट, जब ईवीएम बॉक्सेस की काउंटिंग स्टार्ट होती है, तब यू आर इन फॉर अ सरप्राइज़। तो ये तो पूरे स्टेट के, मतलब पूरे देश के अंदर हवा है, सब ये सोच रहे थे कांग्रेस आ रही है, और फिर जब आना स्टार्ट हुआ रिजल्ट्स, तो यू वर इन फॉर सरप्राइज़। तो ये मतलब जो चीज़ की गई है उसके अंदर दो लर्निंग्स हैं। एक तो अगर कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिज्म सीखना चाहता है, वो बीजेपी के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ अच्छे से समझ सकता है कैसे चुनाव लड़ा जाए, ठीक, कि कैसे आपको अपनी कैंपेन्स प्लान करने हैं, कैसे अपने ऐड कैंपेन प्लान करने हैं, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से बूथ मैनेजमेंट करना है, कहाँ कहाँ पर आपकी जो सी स्ट्रेंथ्स हैं उसको कैसे कब भुनाना है, कौन कौन से आपके वीक स्पॉट्स हैं जिसको आप कैटेगराइज करके आप ठंडे बस्ते में डाल सकते हो। क्योंकि कई सीट्स हैं जो ग्रुप डी या ग्रुप एफ सीट्स हैं, जो मतलब चांस ही नहीं है कि बीजेपी जीत सकती थी। मतलब अगर आप किलो ही सीट को मान के चलो, तो शायद बीजेपी फाइट ज़रूर दे रही होगी, या उसके अंदर कुछ कोर वोटर जो है बीजेपी का, वो ज़रूर सामने आया होगा। बट मेरी नज़र के अंदर वो सीट तो बीजेपी मान के चलती है कि भाई उसके अंदर चांस नहीं है। बेरी की सीट हो गई, मान के चलना, कुछ चांस नहीं। बट
तो उन सीट्स को आप फोरगो कर सकते हो। बट जहाँ पर आप फाइटिंग पोजीशन में हो, जहाँ पर आप जीत सकते हो, जहाँ पर आप A, B, C लेवल पर भी हो, वहाँ पर आपने अपनी सारे रिसोर्सेज लगाए, वहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ की, वहाँ पे आपने सबसे पहले आपने लगाया दिमाग, आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी स्ट्रेटेजिक की, आपने हर एक स्टेप पर आपने ये ध्यान रखा कि किस कास्ट ब्लॉक के कितने वोटर हैं, किस ब्लॉक को क्या बता कर या क्या रिमाइंड करा कर ये बीजेपी के लिए वोट कराया जा सकता है, किसके कहाँ पर इलेक्शन कैंपेन से फ़र्क पड़ेगा, किसके कहाँ पर आने से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा करने से फ़र्क पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया कैंपेन इन एवरी वे बीजेपी ने रन किया, एंड आई थिंक उसी का नतीजा है, क्योंकि आप एंटिसिपेट कोई भी नहीं कर रहा था। पोलस्टर्स तो आर मेजर सरप्राइज। सी 2-3 चीज़ें, सबसे पहले तो ये तो आपको समझ लेना चाहिए कि 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये इंश्योर कर दिया है कि हरियाणा की हर एक असेंबली सीट पर कम से कम 15,000 वोट तो हैं ही, जो सिर्फ इसलिए वोट कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार में हैं। अच्छा 15,000 हर जगह है, वो दीवानगी है, लोग वहाँ पर हैं, क्योंकि एक्चुअली ना इलेक्शन हवाओं में नहीं होता। मतलब ये माहौल बना दिया, पर्चे लग गए, फ्लैग्स लग गए, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन तब तक लड़ा जाता है कि जब तक बूथ पर जाके या EVM पर जब बज नहीं जाती ना बीप, तब तक इलेक्शन ओपन होता है। और वो ये भी समझो कि मैं एक बार कह रहा था अभी रिसेंटली ना कि इलेक्टोरेट या वोटर मोटा मोटी एक कमज़ोर होता है, प्रधानमंत्री नहीं देख पा रहे, कमज़ोर होता है मोदी को नहीं देख पा रहे, क्योंकि 240 जब सीट आई लोकसभा के अंदर, तब मुझे याद है कि कई ऐसे जान पहचान के लोग हैं जो शायद शाम को रात तक या 1-2 दिन तक खाना ही नहीं खा पाए, क्योंकि फॉर देम प्रधानमंत्री मोदी का हारना या उनका वो मेजॉरिटी ना ले पाना, इतना सब कुछ करने के बाद उनकी नज़र में वो इम्पॉसिबल था। बट उसके बाद भी ये रिज़ल्ट आया, तो मैनी ऑफ देम वर इन फॉर अ शॉक। और ये एक फीलिंग थी जो बहुत जगह और फैली हुई होगी। तो जो वोटर जो कंप्लेसेंट हो गया था कि ठीक है मोदी जी ने पार में तो आना ही है, जो कंप्लेसेंट हो गया था कि अरे यार ये तो जीतना ही जीतना है, वो वोटर निकला बाहर। और वो उस वोटर ने कोई हवा नहीं करी, उस वोटर ने कोई लार्ज कैंपेन नहीं किया, कोई बम्बास्टिक कैंपेन नहीं किया। उसने ये इंश्योर किया कि जिस दिन उसकी ज़रूरत है, जो उसका काम है, वो अपना काम कर दे। सो इलेक्शन जो बूथ पर लड़ा जाता है उसके अंदर उसने फ़ाइट किया है, और उसका ही रिज़ल्ट आपको यहाँ पर दिखता है। यही वो वोटर था जिसने जो लार्ज मासेस में, लार्ज नंबर्स में हरियाणा के अंदर ना, एज वी डिस्कस्ड इन वन ऑफ द रिकॉर्डिंग्स अर्लियर, कि पॉलिटिक्स पहले तो जाट वर्सेस ब्राह्मण पॉलिटिक्स हुआ करती थी, ऑफ लेट जाट नॉन जाट पॉलिटिक्स हो गई है। तो इलेक्शन आते आते एक ये पोलराइजिंग फैक्टर भी हो जाता है, जाट नॉन जाट का एक पोलराइजिंग फैक्टर हो जाता है, और उसके बीच में आप उस कॉकटेल के अंदर आप डालते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑरा, और उसका नतीजा मिलता है कि जब आदमी दबाता है ना बटन, तो वो यही सोचता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो एम्पावर कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ जब आपका ऑपोजिशन खड़ा है वो उसके अंदर तो आप राहुल गांधी को एम्पावर कर रहे हो ना। तो वो सारी की सारी वो सभी चीज़ों का मिश्रण है कि ये इलेक्शन इस नतीजे पे आया।